वेलकम बच्चों, कैसे हो आप? तो मस्ट वेलकम अंडर आवर मेंटर्स एडुसर्व प्लेटफॉर्म, जहां हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर हमने कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा किस तरीके से जो सेल साइकिल है अपनी क्या होती है, क्या ड्यूरेशन लगता है उसमें। फिर हमने ये सीखा सेल साइकिल के फेजेस कौन से होंगे, किस तरीके से वो एम फेज में, आई फेज में और सीक्वेंशियली वो कैसे आगे बढ़ता है जीवन में, एस में, G2 में कब क्या होता है वो देखा हम लोगों ने, राइट। कुछ PYQ भी करे हमने। नाउ अब हम ये पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 में। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर 3 में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है अपना। यहां हम ये देखने वाले हैं कि क्वेसेंट स्टेज क्या होती है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा, क्वेसेंट स्टेज, जिसको G0 फेज भी कहा जाता है। तो यहां ये समझेंगे। दूसरा, इस G0 फेज की क्या क्या एक्शन हो सकती है वो देखेंगे। देन कॉन्सेप्ट टू सोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेल साइकिल, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस लेक्चर में, वो सीखेंगे हम लोग, राइट ना। और ये समझ लो कि इस चैप्टर में पूरी सेल साइकिल का एक कंक्लूसिव सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल फिर से रिवीजन आपका होने वाला है। और उसमें एक ऐड होने वाला है बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज G0 फेज। अच्छा, G0 का नाम तो जरूर सुना होगा आपने, एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ भी लिखी है उसके बारे में, राइट। नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ G0 फेज। अच्छा, ये वर्ड थोड़ा सा आपका जाना पहचाना लग रहा है क्या? ये जो वर्ड है आपका, ये जाना पहचाना लग रहा है क्या? सोचो, मैंने क्या बोला? G0 फेज। G0 तो समझ में आ रहा है कि गैप है ही नहीं, कोई गैप नहीं है, मतलब वो रास्ते में खड़ा नहीं है। जो अपनी रास्ता है, क्या रास्ता? याद करो, कम ऑन सी। अपना रास्ता क्या था? रास्ता ये था कि हम ऐसे लगे थे, ये था हमारा M, ये था G1, ये S और ये G2 था। हम ऐसे लगे थे बेटा, ये हमारा इंटरफेस था, याद होगा आपको, ये M फेस था। तो हमारा ये रास्ता था कि हम क्या स्टार्ट कर रहे थे जर्नी, कहां से? G1 से, और वहां से हम कहां पहुंचे? S में पहुंचे, फिर G2 में पहुंचे, फिर M में पहुंचे। फिर यदि वो सेल डिवाइड हुआ, फिर से शुरू करना, ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन ध्यान देना है, जीवन में हमें क्या करना था? हमें बहुत सारा काम करना था। लॉन्गेस्ट फेज था G1, उसमें अमाइनो एसिड बनाने थे, RNA बनाना था उसके न्यूक्लियोटाइड्स को, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने थे, नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन पूरी बनी थी वहां पे, हिस्टोनिक अमाइनो एसिड बना था। लेकिन यदि किसी चीज की कमी रह जाए तो फिर क्या होगा? यदि कमी रह जाएगी तो वैसी स्थिति में यहां पर लेट्स सी, यहां पे हमारे पास एक चेक पॉइंट्स होते हैं, CP चेक पॉइंट्स, जो चेक करेगा क्या सब कुछ है या नहीं। यदि सब कुछ नहीं है तो क्या होगा? उससे उस रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई आपके पास ये सारा सामान नहीं है, यदि मैं आपको भेज भी दूं तो वहां जाके आप काम तो कर नहीं पाओगे। तो वैसी स्थिति में भेजना बेकार हो जाएगा और आप डैमेज करोगे दूसरे को। बेटर है आप अपनी जो कमी है उस कमी को या तो पूरा करके वापस आ जाओ, और यदि आप कमी पूरा नहीं कर सकते हो तो परमानेंटली आप रास्ते से निकल जाओ। बात समझ में आई मैं क्या बोला? फिर से सुनो, मैंने ये कहा बेटा कि यदि मान लो हमारे पास जो एंजाइम चाहिए, राइट, जैसे यहां पर हमने क्या किया था, याद करो, मैंने बोला था ये है अपना सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम। यहां पर क्या हुआ था? ये अपना 2 बन गए थे, मतलब ये कि डीएनए की डुप्लीकेशन हो गई। डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए हमें यहां पे हिस्टोन की प्रोटीन चाहिए। हाँ भाई चाहिए। हिस्टोन की प्रोटीन कब बनेगी? जब हिस्टोन का अमाइनो एसिड आएगा। बिल्कुल सही बात है। ये कहां बनेगा? ये यहां बनेगा। तो जो हिस्टोन है उसकी अमाइनो एसिड यहां बनेगी। मैं बोल रहा हूं जो अमाइनो एसिड बननी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं बनाया, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो वैसी स्थिति में ये इधर जाएंगे? नहीं जाएंगे। यहां से उन्हें बैरन वापस निकाल दिया जाएगा, रास्ते से एग्जिट किया जाएगा।
बाहर निकाला जाएगा और ये 0 पे चले गए। अब G1 से भी बाहर चले गए तो कहां चले गए? G1 से बाहर मतलब G0 में चले गए। और ये G0 की जो अवस्था है, ये अवस्था दो तरह की होगी। पहली अवस्था ये होगी कि भाई या तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जो तुमने नहीं बनाया है उसको तुम बना लो और वापस आ जाओ। फिर वापस आओगे तो तुम्हारी एंट्री हम कहां से लेंगे? फिर यही से लेंगे। हम फिर से चेक करेंगे कि जो अमाइनो एसिड बनाना था तुमने बनाए कि नहीं बनाए, जो जो रिक्वायरमेंट है सेल की वो तुमने बनाए कि नहीं बनाए। यदि बनाए हो तो मैं नहीं रुकूंगा, इस बार तुम्हें जाने दूंगा एस में। और एक बार तुम इसमें चले गए तो क्या बोला था? वंस द सेल इंटर्स इन द एस फेज दे आर कमिटेड टू डिवाइड। माइंड वेल। तो वैसी स्थिति में वो चला जाएगा, डिवीजन तो जरूर करेगा। लेकिन यदि आपने नहीं बनाया तो क्या होगा? वैसी स्थिति में बेटा आपको परमानेंटली बाहर निकाल दिया जाएगा, आप उस सेल साइकिल में वापस नहीं आ पाएंगे। क्लियर? तो दो फेजेज हो सकती है। तो आइए बारी बारी से चलते हैं। पहले मैंने बोला कि जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपको बाहर निकाल दिया गया, आप G0 में चले गए, तो वो फेज क्या है? एक्टिव है या इनएक्टिव है? ये तो बात वही हो गई कि किसी बच्चे को क्वालिफाई करना था, एक दोस्त उसका क्वालिफाई कर गया और एक दोस्त उसका एक नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसकी मेडिकल में रिजल्ट नहीं हुई। अब आप क्या मानते हो? जिसकी रिजल्ट एक नंबर से नहीं हुई वो एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक नंबर से हो गई वो तो आप एक्टिव मान लिए, चलो भाई जो जीता वही सिकंदर, वो चला गया। लेकिन एक नंबर कम रहने से जो पीछे रह गया, क्या लगता है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है? व्हाट डू यू फील? आपको तो ऐसा लगेगा कि वो तो गया ही नहीं रास्ते में, मेडिकल में तो हुई नहीं, तो इनएक्टिव है। बेशक वो इनएक्टिव है, चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में फायर चल रहा है। फायर नहीं, वाइल्ड फायर चल रहा है आपका, राइट ना? क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा कि थोड़ा सा कुछ कमी रह गई, यदि पूरा किया होता तो मेरा हो जाता। तो अब दो बातें हैं, या तो कहेगा कि ये तुरंत मैं करूंगा, अगले सेशन में करूंगा और अच्छे रिजल्ट लेके आऊंगा, मतलब वापस जो अमाइनो एसिड बनानी थी वो बनाया खूब अच्छे तरीके से, फिर इसमें गया और सेल साइकिल में चला गया। मतलब उसकी जो सस्पेंशन हुई वो सस्पेंशन कैसी हुई? परमानेंट नहीं, टेम्पररी हुई, फिर वापस आ गया। जबकि दूसरा एक ऐसा भी स्टेज हो सकता है कि उसको बाहर निकाल दिया, और जब बाहर निकाला तो उसने ठानी कि भाई मेरे को जाना ही नहीं है, नो आई विल नॉट गो फॉर द मेडिकल। ओहो, सिपाही की तैयारी कर रहा है, राइट, आईएएस की बनने की तैयारी कर रहा है, छोड़ दिया उसने रास्ता। मतलब वो उस पाथ में नहीं जा सकता, उसको पता है मेरे से फिजिक्स नहीं होने वाला, ये अमाइनो एसिड जो बनाना है हिस्टोन वाला नहीं बन पाएगा, मेरे पास वो चीज नहीं है, वो कंपोनेंट्स नहीं है। फिर क्या होगा? वो परमानेंटली बाहर जो निकला जीवन से वो बाहर ही रह जाएगा, वो नहीं आएगा, राइट। और ये क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से स्ट्रक्चर ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो ऐसा होता है, ये भी हम समझेंगे। पहले तो आप स्टेज समझ लो बेटा, तो आइए समझते हैं। अच्छा एक और चीज, हमने वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा? क्वेसेंट स्टेज। क्वेसेंट का मतलब ये होता है ड्यूअल, डबल नेचर वाला। ये दो स्टेज पे खड़ा है, वही टेम्पररी वाला, या तो वापस आ भी जाएगा या वापस नहीं भी आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वेसेंट। एक्टिव फॉर्म में भी है, हो सकता है इनएक्टिव भी हो जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये समझिए आखिर ये होता है क्या। लेट्स नो द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। यहां पर क्या होता है? बोला कि सेल डू नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं करेगा फर्दर। बिल्कुल सही बात है, यहां से बाहर निकाल दिया तो डिवीजन थोड़ा नहीं करेगा, डिवीजन करने के लिए उसको तो एस फेज में जाना पड़ेगा, तो बाहर निकल गया। एंड एग्जिट, उसको बाहर निकाल दिया गया फ्रॉम द सेल साइकिल, सेल साइकिल से बाहर निकाल दिया। अब क्वेश्चन आएगा बाहर कहां से निकाला? तो बाहर G1 है, तो फ्रॉम G1, फ्रॉम सेल साइकिल। अब सो क्वेश्चन आएगा कि सेल साइकिल के किस पार्ट से निकाला? तो फ्रॉम G1 फेज। तो याद रखना है कि G1 से बाहर निकाला गया उसको, पहली बात। दूसरी बात कि इंटर्स एंड इनएक्टिव फेज, जो बाहर निकला तो वहां पर क्या है? सेल साइकिल का रास्ते में तो है नहीं, वो तो बाहर निकल गया। तो ये जो बाहर निकला हम मान के चल रहे वो इनएक्टिव है, ठीक है, वो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन में लगा, बट हमारे लिए वो इनएक्टिव हो गया, राइट ना। तो वैसी स्थिति में ये इंटर्स द इनएक्टिव स्टेज, और ये इनएक्टिव स्टेज बेटा हो गया G0 फेज का। दिस इज कॉल्ड G0 फेज। अब इस G0 में क्या होगा?
एक नंबर से किसी का छूट गया मेडिकल, तो लोग क्या बोलेंगे, पढ़ता ही नहीं था। ये थोड़ी ना बोलेंगे पढ़ता खूब था, बैड लक था, एक नंबर नहीं आएगा, ये नहीं बोलेंगे। जो जीता वो सिकंदर, हारा वो सिकंदर नहीं, वो बंदर। मतलब ये कि वो कहा जाएगा कि कुछ करता ही नहीं था, वो तो इनएक्टिव स्टेज था। बट क्या लगता है आपको, क्या वो इनएक्टिव स्टेज था? बिल्कुल नहीं। सही से देखा जाए तो यहां भी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव था बेटा, थोड़े कारण से वो रह गया। मेटाबॉलिकली एक्टिव था वो, राइट ना, लेकिन वो अभी चूंकि पाइपलाइन में नहीं आया, जीवन में नहीं जा सकता, उसके फेज को कोई देख नहीं सकता, दैट्स वाई सपोज टू बी इनएक्टिव फेज। राइट, अंडरस्टैंड? मतलब क्या, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, हाँ यहां लिखा तो है, एक्टिव तो है, बट नो लॉन्गर, वो आगे क्या नहीं करेगा, तो आगे वो प्रोलिफरेट नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। जैसे कि यहां आपने देखा, ये क्या हुआ, एक था, जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन बना वो प्रोलिफरेट करके दो आया, डबल बन गई। तो जो भी चेंजेस होते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए, वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसको बाहर निकाल दिया गया, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं हो पाई, चेकमेंट ने उसको रोक दिया, बाहर निकाल दिया। तो वैसी स्थिति में कब तक वो बाहर रहेगा, अनलेस, जब तक कॉल टू डू सो, जब तक कहा ना जाए, डिपेंडिंग, कहा ना जाए मतलब किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बेटा एट द रेट ऑफ सेलुलर रिक्वायरमेंट, जब तक कि सेल की रिक्वायरमेंट ना पूरा हो जाए। मतलब ये कि हमने हिस्टोन प्रोटीन बनानी थी, तो वो हिस्टोन प्रोटीन बनाया कि नहीं बनाया, हिस्टोन की अमाइनो एसिड बनानी थी, बनी कि नहीं बनी, यदि बनी तब तो मान लेंगे, अदरवाइज उसको नहीं माना जाएगा। गॉट इट बेटा, ये ध्यान देना अपना। अब आइए समझते हैं यहां पे कि ये तो होगा डिफरेंशिएशन की व्हाट इज क्वेश्चन स्टेज। क्वेश्चन स्टेज में सेल का डिवीजन नहीं होता, सेल अपने को, सेल उसे बाहर निकाल देता है, सेल साइकिल के पाथवे से बाहर निकलते ही वो जी नॉट में चला जाता है। जी नॉट जो है वो इनएक्टिव माना गया है, उसमें कोई प्रोलिफरेशन नहीं होता, कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे पाते, और वैसी स्थिति में होता तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन उस समय तक उसको रोका जाएगा जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट ना पूरी हो जाए। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो वापस रिज्यूम कर लेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो ही दैट विल बी नेवर रिज्यूम इन द G1 फेज, वो वापस कभी नहीं आएगा। तो दो बातें हो गई। और यू विल हैप्पी नो, इसको खोजने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था लास था, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज लास था, जिन्होंने डिस्कवर करा किसको, G0 फेज को। अब आइए बेटा देखते हैं। यस, मैंने जो बात की अभी आपके सामने, क्या करी मैंने, क्या मैंने बात कही आपसे, याद कीजिए कि ये इसके पास दो फेजेस होंगे। इस दो फेज में क्या होगा, पहला जो फेज है हमारा वो है टेम्पररी फेज, राइट ना, टेम्पररी फेज, क्लियर है? पहला जो फेज है बेटा वो टेम्पररी फेज है, क्लियर है? दूसरा जो फेज है अपना वो क्या है, वो है परमानेंट फेज। अब समझिए यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, आइए कम ऑन सी। एदर सेलुलर रिक्वायरमेंट, ये टेम्पररी इसलिए रखा क्योंकि किस बात पे डिपेंड करेगा, सेल की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब ये है कि ये दो बात हो गई, अलग अलग देखते हैं हम लोग। अब देखिए, आइए, मतलब ये कि सेल की रिक्वायरमेंट यदि है और उसने पूरी कर ली तब तो वो टेम्पररी है, वापस आ जाएगा। मतलब ये कि वो G1 था, G1 से उसको निकाल दिया गया G0 में, और रिक्वायरमेंट यदि पूरा कर लिया उसने तो फिर से रिज्यूम करेगा किसको, G1 फेज को, वापस कहां आएगा, G1 में आएगा। मतलब G1 से निकाला, एग्जिट किया, कहां एग्जिट किया, G0 में। अब G0 जो वापस आएगा तो फिर वो जो रिज्यूम करेगा वापस आएगा, वो कहां, फिर से G1। अब उसकी तैयारी फिर से शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो जो सीक्वेंस बना वो सीक्वेंस क्या बना, वही मैंने बता रहा था कि सीक्वेंस पहला कि पहले वो G1 था, कंप्लीट नहीं होने से G0 में भेजा, अब क्या होगा, फिर से G1, G1 के बाद सब कुछ सही तो S, और इसके बाद G2, और G2 हो गया, S में एक बार इंटर कर लिया, देन द सेल इज कमिटेड टू डिवाइड, राइट नाउ। अब ये बात की कौन कौन से हैं जो ऐसा काम करते हैं कि वापस उसमें डिवीजन होता है। तो बेटा अब आ जाओ, देखो कि कौन कौन से है जो वापस डिवीजन करता है। तो आप देखेंगे हमारे बॉडी में लीवर सेल,
जो लीवर सेल है बेटा वो आप देखोगे उसकी क्या होती है, वो टेम्पररी फेज में होता है, वो डिवीजन करता है। आप देखते हो सुनते होगा क्या है भाई कि किसी फादर का लीवर डैमेज हो गया तो उसके बेटे ने या उसकी बेटी ने क्या किया, लीवर डोनेट किया। तो ये लीवर की डोनेशन इसलिए होती है कि जो लॉस होता है वो फिर से वापस कर लेता है, बना लेता है। तो ये देना आसान है और अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो ये लीवर सेल हो गया। यदि मैं प्लांट में बात करूं तो प्लांट में हमारे पास होता है बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब थोड़ा जो 11th वाले बच्चे हैं उनको लग रहा होगा सर ये आपने क्या लिख दिया, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये समझाओ थोड़ा सा। मैं समझाता हूं बेटा, थोड़ा सा आपने याद होगा 9th क्लास में आपने टिश्यू पढ़ा होगा, वहां से आपको समझ में बात आ जाएगी। कैसे कि आप याद करो कि वहां पर क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम होती है, और प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है वो क्या होता है, उसके अंदर सेल डिवीजन होती है। अब जब ये सेल डिवीजन की पावर खत्म कर देता है तो वो बन जाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू का मतलब ये हुआ कि उसके पास सेल डिवीजन की पावर खत्म हो गई। क्लियर है? लेकिन फिर दोबारा इसी परमानेंट में आप देखेंगे 3 तरह के अलग अलग सेल्स होते हैं। याद आ रहा है आपको, 9th में पढ़ा होगा आपने बेटा, वहां पे 3 तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन? एक तो पैरेंकाइमा, याद आ रहा होगा आप लोग को बेटा। दूसरा होता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। राइट ना? तो आप देखेंगे ये दोनों फर्दर डिवाइड नहीं करता, लेकिन जो पैरेंकाइमा है ये अभी परमानेंट था, सेल डिवीजन उसका लॉस्ट हो गया, लेकिन दोबारा ये कभी कभी इसके अंदर जेनेटिक ऐसे चेंजेस होती है कि फिर से वो डिवीजन करना शुरू कर देता है, मतलब फिर से वापस रिज्यूम कर लिया जीवन में। तो अब ये दोबारा चूंकि डिवीजन करने लगा, इसलिए उसको पहली बार डिवीजन कर रहा था प्राइमरी बोल रहे थे, दोबारा डिवीजन करने लगा बेटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा आपका। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों इसका एग्जांपल है, क्योंकि एक बार वो कहां हुआ, मैच्योर्ड हो गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया, फिर से वो अनडिफरेंशिएट हुआ, हाँ सारी चीजें उसने बनाई अपनी, वापस ले लिया गया उसको। तो ये दोनों टेम्पररी फेज है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेल की रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं कर पा रहा है, सेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका मूड ही नहीं है यार भाई फिजिक्स पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का, क्या डॉक्टर बनाओगे उसको, बायोलॉजी पढ़ने का मूड ही नहीं है, क्या डॉक्टर बनाओगे आप, राइट? तो वो रिक्वायरमेंट नहीं बना पा रहा, मतलब नेवर रिज्यूम, वापस नहीं आ पाएगा। कहां? जीवन में वापस नहीं आ पाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं बनाएगा, नहीं आ पाएगा। नाउ तो उसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं? उसमें एग्जांपल्स बेटा आता है हार्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, और यदि प्लांट की एक एग्जांपल लें तो स्क्लेरेनकाइमा। अभी आपने देखा ना, स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है कि लिग्निन आ जाती है, और लिग्निन आने से सेल डेड हो जाता है, और वो मैकेनिकल टिश्यू हो गया, डेड मैकेनिकल टिश्यू हो गया। अब वो डेड मैकेनिकल टिश्यू है तो डिवाइड क्या खा करेगा, राइट? तो क्या होगा? परमानेंट अरेस्ट हो जाएगा। जो यहां पर ये सारे ऐसे पार्ट हैं जो हैं तो लिविंग, लेकिन वो डिवीजन एक बार करेंगे, जो बन गया उसके बाद उनका डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन नहीं होता, वही डिफरेंशिएट हो, एज बढ़ती जाएगी, डिफरेंशिएशन होता जाएगा, डिवीजन नहीं होगा, मतलब परमानेंट वो भी अरेस्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई यहां परमानेंट अरेस्ट है, और ये अरेस्टिंग इसकी कैसी है? टेम्पररी अरेस्टिंग। इन दिस वे वी फाइंड कि हमारे पास कितने तरह का हो गया बेटा, ये हमारे पास 2 तरह की फेज हो गई। एक फेज हो गई किसकी? टेम्पररी की, और एक फेज हो गया परमानेंट। टेम्पररी का मतलब ये हुआ कि सेल की रिक्वायरमेंट जो थी वो उसने पूरा कर ली, पूरा करने पर क्या होगा? वो रिज्यूम कर लेगा, वापस वो आ जाएगा जी नॉट में, और यदि वो रिज्यूम नहीं कर पाया तो जहां है वही टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंटली अरेस्ट हो गया, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा सेल साइकिल में। ओके, तो इन दिस वे वी हैव 2 फेजेस। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये इतना बारीकी से कैसे कंट्रोल होता होगा, कैसे कौन रेगुलेट करता होगा कि भाई ये सेल साइकिल इस समय होएगा या नहीं होएगा, कौन रेगुलेट करता होगा सर इसको? हु इज रेगुलेटिंग दिस थिंग्स, राइट ना? तो लेट्स सी इसका रेगुलेशन कैसे होता है, सेल साइकिल की रेगुलेशन कैसी होती है। आइए तो देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा, अब बात कर रहे हैं हम लोग चेक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि कैसे चेक पॉइंट्स जो है वो होती है। लेट्स सी चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स का मतलब रेगुलेशन कैसे होता है, कौन है जो इन चीजों को रेगुलेट करता है।
कि भाई इसको जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे तो कहां रोकेंगे, कहां नहीं रोकना है हमें, कहां हमने उसको जाने दिया तब सेल डिवाइड कर ही लेगा। लेट्स सी, अब हमारे पास उसके लिए क्या समझना पड़ेगा, दो तीन चीजों को समझना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं बेटा, दो तीन चीजों को समझना पड़ेगा। एक जो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सारी जो प्रोसेस है ये दो चीजों से कंट्रोल होती है, राइट ना। सो सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं इसके लिए जो कंट्रोल करेंगे, राइट ना। पहला फैक्टर है साइक्लिन प्रोटीन। ये क्या है, ये क्या है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, राइट। ठीक है भाई, है। काम क्या करेगा, तो ये एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, काइनेज को। ठीक है भाई, ये काइनेज का मतलब सेल डिवीजन करने के लिए सेल को प्रमोट करेगा, एग्रीवेट करेगा, एक्साइट करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, राइट। नाउ कैसे करेगा, किसके साथ मिलके करेगा, तो वो मिलके करेगा एंजाइम के साथ, एंड दैट वेरी एंजाइम इज कॉल्ड, तो पहला फैक्टर साइक्लिन प्रोटीन। दूसरा फैक्टर बेटा CDK। अब कहो सर ये CDK क्या है, ये बेटा ये है, इसका नाम होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है और यहां पे ये प्रोटीन है, सबस्ट्रेट की तरह, एक एंजाइम की तरह, एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगी तो वो अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि सर क्या बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा है बस सब समझ में आएगा, एक एक करके आ जाओ। एक्चुअली समझो, ये साइक्लिन जो प्रोटीन है हमारे पास, ये साइक्लिन प्रोटीन हमारे पास जो होती है, ये साइक्लिन दो तरह की होती है, ये जान जाओ, इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है बेटा G1 साइक्लिन, दूसरा होता है M साइक्लिन। सो वी हैव टू साइक्लिन, G1 साइक्लिन एंड M साइक्लिन, गॉट इट। अब ये दोनों साइक्लिन डिपेंड कर रहा है किस पे, इस एंजाइम पे, दैट इज कॉल्ड CDK, और CD के साथ मिलके वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो डिसाइड करेगा कि G1 से S में जाएगा कि नहीं और G2 से M में जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दो, बहुत वैसे तीन होते हैं आपके लेवल पे, आप ये जानो कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं जहां पे सेल साइकिल को चेक किया जाएगा। तो अब आप समझे कि ये चेक पॉइंट्स जो है हमारे पास कितने हो गए, दो चेक पॉइंट्स बनने वाले हैं, राइट ना। तो आइए मैं समझाता हूं, ये देखिए डायग्राम ले लेते हैं बेटा, पहले डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझ में बात आएगी। ये देखिए, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो स्टेजेस है, क्या क्या स्टेज है याद कीजिए, हमने लिया था हमारे पास क्या क्या स्टेज है, रिमेंबर, ये M था, ये था G1, ये था S और ये G2, रिमेंबर। नाउ हमने इसी को यहां से लेके यहां तक के फेज को क्या कहा था, हमने कहा था इंटरफेस, और ये जो था हमारा यहां तक ना, ये वाला हो गया बेटा, यहां से लेके यहां तक को हमने कहा था इंटरफेस, रिमेंबर। और ये जो फेज थी अपनी ये वाली, ये थी M फेज। अब मैंने ये कहा कि ये G1 से उसको शिफ्ट होना है G2 में, तो यहां से एक बार यदि वो S में चला गया तो सेल डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसलिए नेचर ने क्या करा, यहां पे एक बना के रखा हुआ है चेक पॉइंट,
तो रेगुलेशन के लिए यहां एक आया चेक पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक बार एस में चला गया तो डिवीजन करेगा ही करेगा। दूसरा, ये G2 से उसको शिफ्ट होना है कहां, एम में, ये यहां से यहां जा सकता है, और एक बार यदि वो एम में चला गया फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगा, तो चेक करना पड़ेगा कि न्यूक्लियस को सही से डिवाइड करे, स्पिंडल फाइबर बना कि नहीं बना, सारा चीज चेक करना पड़ेगा। यदि नहीं बना तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा, इरेगुलर क्रोमोसोम की डिवीजन होगी, सेपरेशन इरेगुलर होगा, दैट विल कॉज म्यूटेशन। तो वैसी स्थिति में नेचर ने यहां भी एक चेक पॉइंट पकड़ा, एंड दिस इज योर सेकेंड चेक पॉइंट। तो इस तरह से बेटा हमारे पास कितने चेक पॉइंट्स हो गए, 2। एक हो गया G1 और S के बीच, दूसरा हो गया G2 और M के बीच। तो यहां पे क्या होता है, अब आपके कोई दोस्त हैं जो बहुत बड़े लीडर हैं, उनको कहीं भी जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपको रोक दिया जाता है। आप चाहते हो कि मैं भी आराम से उनके साथ चला जाऊं, तो आप उनके साथ होते हो तो यू आर एलिजिबल टू गो, अदरवाइज आपको रोक दिया जाता है। इसी प्रकार से यहां भी चेक किया जाएगा, चेक पॉइंट पे देखेगा कि भाई एलिजिबिलिटी है या नहीं है। अब चेक कीजिए कैसे एलिजिबिलिटी आती है। मैंने ये कहा कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला, रेगुलेशन के लिए हम जब ले रहे हैं तो इसके लिए पहला चेक पॉइंट हमने बताया आपको G1 साइक्लिन। दूसरा जो पॉइंट आया बेटा वो आया M साइक्लिन। अब समझना ये है कि ये कैसे कैसे क्या होगा। पहला चेक पॉइंट्स ये कहां होगा, कहां बनेगा ये चेक पॉइंट्स। ये चेक पॉइंट जो है ये फर्स्ट चेक पॉइंट है बेटा, रिमेंबर। जबकि M साइक्लिन जो है ये हमारा सेकेंड चेक पॉइंट है, सेकेंड स्टेप का चेक पॉइंट है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप और ये अपना सेकेंड स्टेप। क्लियर है। अब बात समझिए, आप बोल रहा है कि ये इसका फॉर्मेशन कहां होगा। आप ही सोचो, यहां पे फॉर्मेशन होना है तो मान लो ये है अपना यदि G1 ये, और यहां पे सपोज करो ये एंजाइम है, राइट। कौन एंजाइम, जो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, और ये है हमारा कौन, यस ये है G1 साइक्लिन, यहां पर G1 साइक्लिन। तो होता क्या है, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं। यदि वो मिल गए मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, तो आप समझ जाओ कि सारी जो रिक्वायरमेंट है G1 में वो सब मिल गई है और वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, तो आप समझ जाओ जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी आप समझ जाओ कि क्या होगा, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब इसको शिफ्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट, आराम से वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट ना। तो वैसी स्थिति में ये कॉम्प्लेक्स बना, ये शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अच्छा वो ये क्या बना, ये G1 है, तो ये G1 बना कब, ये G1 बनेगा G1 में ही बनेगा, तो इसकी फॉर्मेशन होगी कहां, G1 फेज में। ध्यान दीजिएगा, ये कहां बनेगा, ये बनेगा G2 में। यहां जैसे वहां था ना वैसे ही यहां देखिएगा, ये ऐसे आया कौन, M साइक्लिन, और यहां भी उसके क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, कौन, CDK, जो M1 साइक्लिन के साथ लगेगा। तो ये बनेगा कहां, यहां बनेगा G2 में। चलिए डिग्रेड कहां होगा, डिग्रेड का मतलब क्या होता है आप समझिए। मान लिया जाए कि होता क्या है, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे ना तो क्या होगा, ये एंजाइम हो गया, ये इसका सबस्ट्रेट हो गया, दोनों मिल गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे मिल गए, मतलब सारी रिक्वायरमेंट इसकी पूरी है इसलिए मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलता तो ये शिफ्ट हो गया, चला गया। लेकिन और चला गया तो फिर क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद फिर जैसे ये शिफ्ट हुआ इस फेज में आया G1 से, ये टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब सबस्ट्रेट टूटता है, एंजाइम जैसा वैसे ही रह जाता है, तो एंजाइम तो वैसे ही रह जाएगा, और जो सबस्ट्रेट है वो बेचारा टूट गया, सबस्ट्रेट डिग्रेड हुआ। तो डिग्रेड कब होगा, ये इस फेज में डिग्रेड हुआ। बना कब था, G1 में बना था, राइट ना। तो ये मैंने पूछा कि डिग्रेड कब होगा, तो ये डिग्रेड होगा बेटा इस फेज में। तो इसके बनने से फायदा क्या हुआ, उसने शिफ्ट कर दिया। किसको शिफ्ट किया, सेल साइकिल को। कहां से कहां, G1 से S में। तो इसकी ट्रांजिशन कहां हुई, G1 टू S में ट्रांजिशन हो गई। यही तो काम था G1 साइक्लिंग का। गॉट इट। तो इस तरह से चेक पॉइंट होता है। दूसरा समझो, यहां पर क्या हुआ, ये वैसे ही यहां बनेगा,
ये बना किस में, G2 में। फिर ये क्या करेगा, यहां पे जैसे मैंने बताया आपको, यहां भी वैसे ही एंजाइम बनेगा, ये इसका सबस्ट्रेट बन जाएंगे, फिर ये एंजाइम क्या होगा, वैसे ही रह जाएगा और सबस्ट्रेट इसका टूट जाएगा। कहां टूटेगा, ये टूटेगा बेटा M में, बनेगा G2 में। तो G2 में बन गया तो मैंने लिख दिया था। तो डिग्रेड कहां करेगा, ये M फेज में। यदि बन जाएगा तो बेनिफिट क्या होगी, वो शिफ्ट करा देगा। तो इस ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, ये ट्रांजिशन होगा G2 से M फेज में। इसका मतलब ये हुआ कि यहां चेक पॉइंट ने चेक किया बनेगा कि नहीं, बन गया तो इधर से शिफ्ट हो गया। यहां चेक पॉइंट बनेगा कि नहीं, बन गया तो ये शिफ्ट हो गया, बन गया तो शिफ्ट हो गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि सेल की सारी रिक्वायरमेंट जो चाहिए थी वो उसके पास है और उसको मिल गई। गॉट इट। तो ये कहानी है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास दो चेक पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं कि कहां रोकना है कहां नहीं रोकना है। एग्जैक्टली वो क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी चीज को फाइनली वो चेक करना चाहते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। नाउ सी, ये डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा। यहां पे आप देखो, मैंने वही चीज बताई है जो अभी मैंने आपके साथ बनाया था। इस फेज में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमारे पास जो दो साइकिल थे, जो दो साइक्लिक फेज होते हैं, है ना। यहां पे देखो जो मैं अभी समझा रहा था, ये सो सी, मैंने कहा दो चेक पॉइंट्स होगा। एक चेक पॉइंट यहां बना, देखो ये क्या था, साइक्लिन डिपेंड, ये क्या था, ये एंजाइम था, ये क्या था, ये साइक्लिन था। ये एंजाइम खुद से काम नहीं करेगा, ये एक्टिव प्रोसेस है, हमने एटीपी खर्च करे और इसको एक्साइट कर दिया, तब दोनों मिलके ये देखो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स कहां बना, यहां पर। यदि कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये शिफ्ट हो जाएगा कहां, G1 से S में। जैसे बना एंजाइम टूट के अलग, एंजाइम जैसा था वैसे हो गया और देखो ये डिग्रेड हो गया कौन, G1। ये बन जाना मतलब ये शिफ्टिंग हो जाना है G1 का S फेज में। सिमिलरली दूसरा चेक पॉइंट यहां है, ये क्या है आपका, G2 है, ये क्या है, M है। और यहां भी वैसे ही देखिए M1 साइक्लिन आया और ये CDK आया, फिर एंजाइम ये एक्टिवेट किया ATP से और फिर ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बन गया मतलब ये मूव करेगा G2 से M में। फिर क्या होगा, एंजाइम अपना अलग हो जाएगा, ये एंजाइम अलग हो गया और फिर ये डिग्रेड हो गया, सबस्ट्रेट टूट गए, प्रोडक्ट बन के हट गया और ये साइकिल चलती रहेगी। सो इन दिस वे व्हाट हैपन, वी हैव टू टाइप ऑफ द रेगुलेशन फॉर द सेल साइकिल। करेक्ट बेटा। तो इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कौन सा जो सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। समझिए, यहां पे क्वेश्चन दो तीन चीजों को लेते हैं। हमारे पास पहले क्या आया, मैं पहला समझाता हूं आपको हैप्लॉयड सेल से। हैप्लॉयड सेल पहले ये समझते हैं बेटा। हैप्लॉयड सेल में क्या होएगा, हमारे पास हैप्लॉयड सेल में क्या होगा, मैं बात करूंगा तीन फेजेस की। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा, बहुत आसान है ये। पहला G1 फेज है, दूसरा S फेज था, तीसरा G2 फेज थी। अब समझिए क्या हुआ, हैप्लॉयड था तो G1 फेज में कहानी क्या रहेगी, G1 में ये रहेगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा। दिस इज G1 फेज। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ये n है। कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिड कितना, ये एक है, मतलब ये n भी एक है, क्रोमैटिड भी एक है। ये है G1 का क्या, हैप्लॉयड सेल की अवस्था। यदि मैं G2 की बात करूं, उसके पहले S की भी बात कर लेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, इसमें DNA की डुप्लीकेशन होती है, आपको पता है। तो ये आप देखेंगे कि जो DNA है ये एक था, दो हो जाएगा। राइट, मीन्स टू से हमारे पास क्या हो गया, ये एक क्रोमैटिड, ये दो क्रोमैटिड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम n, ये n है लेकिन दो हो गया क्रोमैटिड, मतलब क्रोमैटिड की संख्या डबल हो गई। G2 में क्या होता है बेटा, जो S में होता है वही G2 में रह जाता है, क्रोमोसोम लेवल पे कोई चेंजेस नहीं आते। और डायग्राम बना ही देता हूं, ये क्रोमोसोम ऐसे ही रह जाएगा। याद रखना क्रोमोसोम के रूप में नहीं दिखता है, मैं प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा बना रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ आए, अदरवाइज सब में ये क्रोमैटिन के रूप में ही दिखता है। ये देखो C दो C हो गए और यहाँ पे N, मतलब यहां भी कहानी कैसी रही, यहां भी कहानी रही एक N और दो C। मतलब जो कहानी
G1 G2 में है वही कहानी S में, दोनों बराबर होते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, ये बताया मैंने आपको हैप्लॉइड सेल के बारे में। तो क्वेश्चन आएगा कि हैप्लॉइड सेल में मान लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, तो ये मान लो मैंने एक क्रोमोसोम के लिया, एक होगा। डबल कब होगा, क्रोमैटिड डबल होगा एस फेज में, वही रह जाएगा G2 में, तो जो एस में वही G2 में। नाउ यहां पर क्या चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां भी n था, यहां भी n है, यहां भी n है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। चेंज क्या होती है, क्रोमैटिन, यहां C था, यहां C2 हो गया, और जो C2 है वही C2 रह गया, मतलब G2 में, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। अब आइए बेटा बात करते हैं डिप्लॉयड सेल में। डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल में यदि आप बात कीजिएगा G1 की, इसी में ले लेते हैं, डायग्राम वही रहेगा। तो आपके पास देखिए क्या कंडीशन होगी, ये देखिए G1 में ये ऐसे एक रहा और ये ऐसे आ गया। ओके, अब ध्यान दीजिए यहां पर काउंट कीजिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक और एक दो, सो ये 2n हो गया। क्रोमैटिड 1 and 1 2 मतलब 2C हो गई। ये कहां की कहानी है, ये है कहानी अपनी G1 की। नाउ इस फेज में क्या होता है, डबल हो जाता है। गुड, अब आइए देखिए, ये एक था, ये दो हो गया, ये एक था, ये दो हो गया, एक दो, एक दो। अब क्या होएगा बेटा, यस, अब देखेंगे ये इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। ये क्या हो गया, 2n ही रहा, लेकिन ये देखिए कितना 1 2 3 4 मतलब 4 क्रोमैटिड्स हो गए। ये कहानी किसकी हो गई, G2 की हो गई, हाँ एस की, है ना, G1 के बाद एस। नाउ यहां मैंने कहा कोई चेंज नहीं होगा, एज सच रहेगा। यदि बनाना चाहते हैं आइए बना लेते हैं, सेम रहेगा, क्रोमोसोम लेवल पर कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां भी कहानी आपको वही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा कि भाई यहां भी 2C एंड 2 से 4C और 2n, मतलब G2 में कोई चेंज नहीं, जो S में रहता है वही कहानी किस में रहती है, G2 में रहती है। तो क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि हैप्लॉइड सेल का ये बताओ कब क्या होता है, ये क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, ये आता है किससे रिलेटेड क्वेश्चन, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहां पर, एक कॉम्परेटिव स्टडी में बता रहा हूं, एस में, G1 में, G2 में, राइट। क्रोमोसोम का नंबर पूछ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। चलो एक कंसेप्ट लेते हैं, ये मान लो मैंने ये लिया, ठीक है, चलो बताओ जल्दी से बताओ। यहां पे आपने बताना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, क्रोमोसोम का नंबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, कितना है, एक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक लिखूंगा। ये क्रोमैटिड हो गया, तो कितना क्रोमैटिड, एक, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक, क्रोमोसोम का कंटेंट ये बताएगा कितना, C। कभी कभी हम डीएनए को का जो कंटेंट है वो लिखते हैं पिकोग्राम में भी लिखते हैं। ओके, तो याद रखना है कि हम डीएनए का जो कंटेंट है वो पीजी में भी लिखते हैं, पीजी का मतलब पिकोग्राम, क्लियर है, इसमें भी हम लोग लिखते हैं। तो ये होता रहता है, ये लिखते हैं हम लोग। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो देगा आपको कि भाई इसे बताओ क्या होगा, तो ये आपका कंटेंट्स के लिए हो गया, राइट। नाउ मैं बोल रहा था कि अब इसमें आइए क्वेश्चन की बात कर रहे थे बेटा, यस, यहां पर टेलोमेयर का नंबर। अब कहोगे सर टेलोमेयर तो आपने नहीं पढ़ाया, 2 मिनट बेटा, देख टेलोमेयर क्या होता है, वो हिस्सा होता है क्रोमैटिड के टिप पे होता है, टेलोमिस टिप होता है, जहां पे हमारा यूक्रोमैटिन नहीं हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं। तो आप देखोगे यहां पर बेटा क्या रहेगा, कलर चेंज करता हूं आपके लिए, लेट्स सी बेटा, ये देखो, ये एक सेंट्रोम, ये टेलोमेयर, यहां भी टेलोमेयर। तो याद रखना है कहीं भी क्रोमोसोम के टिप पे टेलोमेयर होता है, यहां भी टेलोमेयर होगा, यहां भी टेलोमेयर होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ टेलोमेयर कितने हो जाएंगे, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर, एक क्रोमैटिड के ऊपर 2 होंगे, मतलब टेलोमेयर कितने, 2। सेंट्रोमेयर कितना, यही तो सेंट्रोमियर है बेटा, दिस इज सेंट्रोमियर, और नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां n है, ये भी कितना होगा, ये n होगा। इज इट क्लियर, राइट। चलो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसी में करते हैं, आ जाओ। अब मैं आपसे पूछूं, चलो ये बताओ, हमने अब ये एक ले लिया, राइट, और ये ले लिया हमने, राइट, और ये जो है हमारा, ये किस पेज में है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम लिया हमने, राइट, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम लिया। मैं बोल रहा हूं यहां नहीं, यहां बताओ, ये इस पेज में बताओ,
ये डिप्लॉयड सेल हमने लिया, ये कहानी है। अब बताओ मेरे को, कौन बताएंगे यहां की कहानी, बताओ कि इसमें कितने होंगे क्रोमोसोम, जल्दी कौन बताएगा? यस, ये बताना है बेटा। चलो ये देखो कम ऑन, मैं किसकी बात कर रहा हूं? यस, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपने ये बताना है बेटा, ये वाला। यस, चलो हरी अप। ये देखो क्या, कैसे लाएंगे, क्या पूछा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। कितने हैं? ये देखो, 1 और 1 2। तो इसके लिए यदि मैं लिखूं, चलो यहां मैं इसको, मैंने इसके लिए लिखा था, ये ए कर देता हूं और इसको बी कर देता हूं। तो मैं ए की बात हो गई, अब बी की बात हो रही है। चलो बताओ, तो ये 1 और 1 2, तो यहां हो गया 2। क्लियर है? अब रही बात क्रोमोसोम का कंटेंट कितना होगा। ये देखो 1 2 3 4, टोटल कितने हो जाएंगे? 4C। क्लियर? टेलोमेयर कितना अभी बताया था, सबके टिप पे होता है बेटा। तो टिप कहां हो? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो जाएंगे? ये बेटा ये हो जाएंगे 8। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जहां क्रोमोसोम वही तो सेंट्रोमियर, तो टोटल कितना? 2। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से बनाना है। इजी, राइट? हाँ बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना। अब आ जाओ कुछ यस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभी जो बताया उसी के बेसिस पे क्या बोलता है कि ये क्वेश्चन समझो बेटो। लेट्स सी, बोल रहा है कि क्रोमोसोम है, रूट टिप सेल की बात कर रहा है। रूट सोमैटिक सेल होते हैं और ये डिप्लॉयड है, 2n होता है। ये कितना? 14 है। कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम 20 पिकोग्राम। देखो आ गया ना, कंटेंट पिकोग्राम में, पीजी में। फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर बताना है, और कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम, दो चीज बतानी है। कहां? तीनों में, G1 में, S में और G2 में। राइट? लेट्स सी कैसे बनाओगे। पहले आपको निकालना है क्या दिया हुआ, व्हाट इज गिवन? नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी दिया हुआ है कि ऑनियन रूट टिप सेल में नंबर दिया हुआ है कितना? 14। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी है। और ये होता है कैसा? डिप्लॉयड, 2n। तो 2n इक्वल टू 14 पहले से दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि G1 में क्या होगा। अब ये बताना नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आप याद करो मैंने क्या बताया था कि आपके पास G1 है, S है और G2 है। क्रोमोसोम का नंबर इन्होंने बोला 14। याद करो मैंने क्या बताया था, यदि तुम्हारे पास क्रोमोसोम n है या मान लो 2n ही है तो यहां भी 2n रहेगा, यहां भी 2n रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होता। मींस यहां 14 है तो यहां भी 14 होगा, यहां भी 14 होगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब यहां भी 14, यहां भी 14, यहां भी 14, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। राइट? नाउ सेकंड बोल रहा है कंटेंट बताओ डीएनए का। यदि डीएनए की कंटेंट M फेज के बाद 2C है। अब आप बताओ हमारे पास क्या हो गया, ये है G1 S G2, इसके बाद क्या होता है? M। M में क्या होता है? M में क्या होता है? M में ये होता है, पहले एक कॉमन स्ट्रक्चर में बताता हूं। M में हमारा क्या होगा? सब कुछ होंगे, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। होता क्या है ना, होता क्या है, यहां पर मान लो कि तुम्हारे पास जो है डबल तो हो गया, ये देख ये डबल हो गया। मेटाफेज में क्या होगा? प्लेट पे चला जाएगा। एनाफेज में क्या होगा? यहीं से स्प्लिट होकर तोड़ दिया जाएगा। ध्यान देना। तो अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, क्रोमैटिड 2C, कहां? प्रोफेज में भी और मेटाफेज में बराबर। एनाफेज में क्या होगा बेटा? टूट जाएगा। मतलब ये n है, ये n है, n/c और n/c, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे सेल में डबल हो गया एनाफेज के स्टेज में। लेकिन फिर जब वो जाएगा टेलोफेज में तो ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही रह गया, n/c ही रह गया, यहां भी एक ही रह गया, मतलब n/c ही रह गया। तो ये n/c कौन रह गया? जो मैंने शुरू में लिया था। इसका मतलब माइटोसिस के बाद जो स्टेज होती है वो स्टेज G1 की जैसी होती है। मतलब ये बोला है, इसके बाद बता रहा हूं तो ये ऑलरेडी बोल रहा है कि G1 में 2C है। जब G1 में 2C है तो याद करो इसमें जस्ट डबल हो जाता है कंटेंट, तो कितना हो जाएगा? ये 4C हो जाएगा और वही रह जाता है G2 में। तो ये स्केबल पूछा है तो ये यहां होगा, और M में पूछ रहा है तो M में भी 4C होगा। याद रखना, याद रखो ये 2 था, 2 से M और P दोनों में ही सेम रहेगा।
हाफ कहां होगा, एनाफेज में। तो यहां फिर पूछा उन्होंने कि एम में बताओ, एम में वही रहेगा। यदि क्वेश्चन पूछता नहीं मेरे को एनाफेज में बताओ, एनाफेज में बताओ, तब आपको बोलना था कि हाँ फिर से 2C हो जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे तो, पूरे सेल के लेवल पर लेंगे तो 2C 2C 4C, लेकिन इंडिविजुअल लेंगे तो 2C हो जाएगा, राइट ना। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट। नाउ लेट्स सी। हाँ ये तो मैंने आपको समझाया था ना सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में। और एस्क्लेरेन्काइमा ये कैसा हो जाएगा, ये परमानेंटली अरेस्ट हो जाएगा, फिर से वो डिवीजन नहीं कर पाएगा, याद कीजिए, राइट। ये क्या होगा, ये G1 में आया था, फिर चला गया था G0 में, फिर ही वापस आ गया G1 में, फिर S को गया, फिर G2 को गया, फिर S को चला गया, M को चला गया, और ये सेल साइकिल पूरा करता है, याद कीजिए, राइट ना। जबकि ये परमानेंटली अरेस्ट हो जाएगा, पढ़ चुके हम लोग। नाउ लेट्स सी एंड स्टार्ट योर ब्रेन स्कैनिंग, एंड दिस इज बाय यस 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। 2016 का क्वेश्चन है कि भाई आपको यह बताना है कि जब डीएनए स्टॉल किया इसके रेप्लिकेशन को, फॉर को, रेप्लिकेशन के फॉर को, तो वहां पर कौन सा चेक पॉइंट होना चाहिए था प्रीडोमिनेंटली देखने के लिए। अब ये क्वेश्चन जब आई थी उस समय बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि डीएनए स्टॉल का क्या मतलब है। अभी भी बहुत लोग सोचते हैं डीएनए स्टॉल का मतलब ये हुआ कि रेप्लिकेशन तो वो कर चुका है, बट बेटा ये रेप्लिकेशन फॉर्क की बात कर रहा है। अभी फॉर्क स्टॉल ही किया, शुरू ही किया, मतलब अभी तक उसकी रेप्लिकेशन हुई नहीं है। जब हुई ही नहीं तो एस फेज कहां से जाएगा। बहुत लोग ने क्या मार दिया, मारा कि नहीं ये G2 और M हो जाएगा। तो ये G2 कब होगा, जब S हो जाएगा तब तो। इसमें तो इंटर ही नहीं किया, अभी वो रेप्लिकेशन फॉर्क ही बना रहा, तो उसी स्टॉल पे चेक पॉइंट कर दिया। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, G1 में ही अरेस्ट हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगी इसकी, G1 एंड S पेज। गॉट इट। मतलब ये कि आप जब ले रहे थे इधर ना आपका, तो ये क्या किया, यहां से जो है ये रेप्लिकेशन यहां होता है, ये रेप्लिकेशन 1 से 2 हो जाना, ये सिंगल था हमारा, एक ही था। तो ये रेप्लिकेशन कहा कि रेप्लिकेशन जब हो रहा था उसके पहले ही इंस्टॉल कर, मतलब यहीं पर चेक पॉइंट लगेगा ना। तो चेक पॉइंट हुआ था कौन सा होगा, G1 और S का चेक पॉइंट लगेगा। क्लियर है। तो बेटा इसलिए ये। नाउ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा ये एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो भी देख लो बेटा। क्या है ये, NAT एनसीईआरटी एट द टिप ऑफ योर टंग। ये क्या बोल रहा है, देखो सम सेल जो एडल्ट एनिमल्स में होते हैं वो अपीयर नहीं होते, एग्जिबिट सेल डिवीजन, राइट ना, वो अपीयर नहीं होते, मतलब सेल डिवीजन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कौन कौन है वो, हार्ट सेल है, एक ही दिया मैंने, और भी बताया था आपको। मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड, जब जरूरत पड़ेगा, टू रिप्लेस द सेल एंड हैव लॉस्ट, कभी लॉस होता है बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ के कारण नहीं आ पाते। मैंने बताया था ना, ये सेल डेथ किसके लिए, स्क्लेरेन्काइमा के लिए, राइट ना। फिर वापस कहां से आएगा, नहीं आ पाएगा। नाउ these cells do not divide further और exit कहां से निकला, G1 से, और वो चला गया inactive phase में, and that inactive phase is called quiescent phase, राइट। ये जो सेल होते हैं स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करके तब तक जब तक कि उनको बोला ना जाए। और ये किस पर डिपेंड करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट पर। एनिमल सेल में माइटोटिक डिवीजन जो होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि भाई प्लांट सेल में दोनों में होता है, N में भी होता है, 2N में भी होता है, और एनिमल सेल में क्या होता है, वहां केवल 2N में होता है, N में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि N जो होता है वो बना ही है फ्यूजन के लिए। इसी बात को फिर से यहां लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, राइट ना। चलो नाउ टेल मी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेसेंट स्टेज, बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब उसने जीवन से उसको एग्जिट कर दिया गया, राइट ना। नाउ दिस वन, इस फेज में क्या होता है, इनएक्टिव फेज कौन हो गया, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होती रहेगी, यहां में होती रहेगी। फिर बोल रहा है, अच्छा ये देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक और दिया डीएनए का रेप्लिकेशन, तो यहां हो गया। ये देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, क्या कि इसने दिया इनिशिएशन की बात कर रहा है, मतलब एस की बात कर रहा है। जब एस की बात कर रहा है तो फिर प्रोटीन हमें यहां से देना पड़ेगा इसको, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। ये देखो क्वेश्चन कब की है, 21 के आंसर। नाउ लेट्स सी, फ्रूट फ्लाई की बात कर रहा है। ये फ्रूट फ्लाई कौन है, ड्रोसोफिला। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है डिप्लॉयड के सेट में। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 में S है
अब मान लो G1 है, S है, G2 है, तो बोल रहा है G1 में ये 8 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां भी 8 रहेगा, यहां भी 8 रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एस फेज? क्या बोला कि कोई भी फेज हो, कुछ भी हो जाए, वो चेंज नहीं होता तो नहीं होता, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या था, G1 में भी कितना 8 रह जाएगा, तो 8 हो गया। क्लियर है बेटा? कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। ध्यान से इसको एक बार पढ़ लो जो मैंने बताया है, एंड यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन वेरी इजीली सोल्व। ओके बेटा, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड चैप्टर, जहां पे हमने समझा कि किस तरीके से क्वेश्चन स्टेज है ना बाहर निकलती है जीवन से, G0 में जाती है, वापस आ भी सकती है, टेम्पररी फेज में नहीं भी आ सकती है, परमानेंट अरेस्ट हो सकती है, और कौन कौन से 2 चेक पॉइंट्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। राइट ना? थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस, एंड इन नेक्स्ट क्लास आवर 4th lecture I will discuss the DPP for explore your knowledge of cell cycle. Okay beta, thank you very much.